बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 25 है, जिसके अंदर हम टॉपिक नंबर 7.3 को कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक का नाम है एक्टिविटी सिलेक्शन। दोस्तों, एक्टिविटी सिलेक्शन जो टॉपिक है, इसके अंदर हमें जो है वो एक सेट दिया गया है जिसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ हैं A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN तक। तो ये जो A1 से लेकर AN तक हैं, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, डिफरेंट क्या है जी, एक्टिविटीज़ हैं। और ये जो S है, ये सेट का नाम है कि ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये बिलोंग कर रही हैं आपके सेट S से। ठीक है, ये बेसिकली वो बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है दोस्तों, हमने करना कि ये है कि हमें ये जो इनपुट के तौर पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिल रही हैं, हमने इनमें से सूटेबल एक्टिविटीज़ चूज़ करनी है कि एक एक्टिविटी के ख़त्म होने के बाद दूसरी कौन सी एक्टिविटी जो है वो हम चूज़ करें कि वो सूटेबल रहे। तो चलें इसको कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे एक फार्मूला दिया उन्होंने हमें, कहते हैं जनाब जब भी एक एक्टिविटी ख़त्म होगी तो नेक्स्ट एक्टिविटी आप वो स्टार्ट करोगे जिस एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम है, जिस एक्टिविटी का स्टार्ट टाइम आपकी प्रीवियस एक्टिविटी के फिनिश टाइम से अगर माइनस किया जाए तो जो आपकी नेक्स्ट एक्टिविटी जो आपने स्टार्ट करनी है उसका स्टार्ट टाइम क्या हो, आपकी प्रीवियस एक्टिविटी जो ख़त्म हुई है उसके फिनिश टाइम से क्या हो, या तो ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो। ये वो कह रहे हैं कि जो, दोबारा रिपीट कर देता हूँ, वो कह रहे हैं जनाब आपने करना ये है कि एक्टिविटी सिलेक्शन के अंदर अच्छी एक्टिविटी वो होगी जिसके अंदर आपने जो न्यू एक्टिविटी स्टार्ट करनी है ना, उस एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसका जो स्टार्टिंग टाइम है वो क्या हो, वो प्रीवियस जो एक्टिविटी आपने ख़त्म की है उसके फिनिश टाइम से या तो ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो। तो फिर ही हम आपकी सिलेक्शन को जो है वो अच्छी सिलेक्शन मानेंगे। अब ये था इसका फार्मूला, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। फिनिश, यहाँ पे FI का मतलब है फिनिश टाइम ऑफ करंट एक्टिविटी माइनस स्टार्ट टाइम ऑफ नेक्स्ट एक्टिविटी। अच्छा, उसके बाद ये एल्गोरिदम है, इस एल्गोरिदम को बाद में समझते हैं। देन ये टाइम एनालिसिस है कि आपके इस एक्टिविटी सिलेक्शन को या एक्टिविटी सिलेक्शन जो एल्गोरिदम है इसको रन होते हुए कितना टाइम लगेगा, इसको भी बाद में करते हैं कवर। पहले हम इसकी एग्जांपल समझते हैं। ये देखें यहाँ पे दोस्तों हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटी दी गई थी, याद है शुरू पे उन्होंने हमें कहा था कि आपके पास इनपुट के तौर पर एक सेट S है जिसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। A1, A2, A1 एक एक्टिविटी है, A2 एक एक्टिविटी है, A3 एक एक्टिविटी है, फिर देन A4 है, फिर A5 है, A6 है, A7 है और फिर देन A8 है। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हर एक्टिविटी डिफरेंट टाइम के ऊपर जो है वो स्टार्ट हो रही है, डिफरेंट टाइम के ऊपर देखो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, A1। ये तो जारी बात है, जो भी आपकी फर्स्ट एक्टिविटी है वो क्या होगी, वो रन होना सबसे पहले स्टार्ट होगी। तो चलें, अब हमने क्या किया, हमने सबसे पहले A1 को जो है वो स्टार्ट कर दिया, यानी A1 जो है वो एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है, रनिंग हो रही है उसकी। अब दोस्तों जब A1 एंड होगी, जब मतलब वो यहाँ पे फिनिश होगी, मतलब ये देखें ये A1 का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो है A1 का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये A1 का एंड पॉइंट यानी फिनिश पॉइंट है। अब उसने क्या कहा था भला, उसने कहा था जो एक्टिविटी आपकी फिनिश होगी यानी एंड होगी उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी वो स्टार्ट होगी जिसका स्टार्ट पॉइंट जो है, जिसका स्टार्ट पॉइंट आपकी फिनिश होने वाली एक्टिविटी के फिनिश पॉइंट से या तो ग्रेटर होगा या फिर क्या होगा, इक्वल होगा। अब देखें, अगर दोस्तों A1 एक्टिविटी जब ख़त्म होगी तो नेक्स्ट मैंने चेक किया क्या A2 को हम स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं। A2 को स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखें A2 का जो स्टार्ट टाइम है वो यहाँ से, यानी तब अभी A1 ख़त्म भी नहीं थी हुई जब A2 जो है वो स्टार्ट हो रही है। सो हम A2 को स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी आपको मैंने अभी भी रीज़न बता दिया है, क्योंकि A2 जो है वो पहले ही स्टार्ट हो गया, जबकि उसने कहा था कि नेक्स्ट एक्टिविटी हम वो चूज़ करेंगे जिसका स्टार्ट पॉइंट आपकी प्रीवियस एक्टिविटी जो ख़त्म हुई है, मतलब A1 ख़त्म हुई है ना, तो A1 जहाँ पे ख़त्म हुई है वहाँ से A2 स्टार्ट होती, लेकिन A2 तो उससे पहले स्टार्ट हो चुकी है, लिहाजा हम A2 को स्टार्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर हम A3 को देखें तो A3 भी देखें, जब A1 ख़त्म हुई है तो A3 भी उससे पहले स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखें बल्कि A3 जो है वो A1 से भी पहले स्टार्ट हुई है।
तो लिहाजा हम A3 को भी चूज़ नहीं करेंगे। अगर हम बात करें A4 की, तो A4 देखें, जब A4 स्टार्ट हुई तो वहाँ पे देखें A1 ख़त्म हो रही है। ये देखें यहाँ पे A1 ख़त्म हुई तो उसके बाद A4 स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब है हम कौन सी एक्टिविटी अब स्टार्ट करेंगे, A4 स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने वो एक्टिविटी ढूंढनी थी जिसका स्टार्ट पॉइंट हमारी फिनिश होने वाली एक्टिविटी के एंड पॉइंट से क्या हो, या तो उसके इक्वल हो या उससे ग्रेटर हो। तो यहाँ पे देखो जैसे ही A1 ख़त्म हुई तो आगे A4 क्या हो रही है, स्टार्ट हो रही है। जबकि A2 हमने सेलेक्ट क्यों नहीं की और A3 सेलेक्ट क्यों नहीं की, क्योंकि A2 और A3 जो है वो A1 के फिनिश टाइम से पहले ही स्टार्ट हो गई थी, इसलिए हमने उनको रन चूज़ नहीं किया। हमने कहा भाई इनको फ़र्क कराओ, हम अब जो एक्टिविटी A1 के ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो रही है हम उसको प्रेफर करेंगे। तो हमने A4 को प्रेफर किया। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, A4 एक्टिविटी को स्टार्ट, ये देखें A4 एक्टिविटी A1 के बाद देखें ये जो आपको येलो कलर के साथ हाईलाइट कर रहा है ना, बेसिकली वो बता रहा है कि सबसे पहले हमने A1 को स्टार्ट किया, फिर अब हमने A4 को स्टार्ट कर दिया। अब दोस्तों जब A4 ख़त्म होगी, जब मतलब यहाँ पे A4 ख़त्म हुई, इसका ये एंड पॉइंट है और ये इसका A4 का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब जब A4 करंट एक्टिविटी जो आप रन कर रहे हो वो है जी A4। अब आपने A4 के लिहाज से चलना है। तो मतलब जिस एक्टिविटी को जो एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हो ना, उस एक्टिविटी के लिहाज से चलते हैं। अब आपने A4 के बाद नेक्स्ट कौन सी एक्टिविटी स्टार्ट करनी है ये आपने चूज़ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखेंगे हम कि क्या जो A5 है क्या हम इसको चूज़ करें, नहीं, इसको चूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अब जो A4 है वो यहाँ पे एंड हो रही है, जबकि A5 जो है उससे पहले स्टार्ट हो गई है, लिहाजा हम A5 को स्टार्ट चूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद अगर हम दोस्तों A6 की बात करें तो A6 देखें यहाँ पे A4 इस पॉइंट पे एंड हुई है, जबकि A6 जो है उससे पहले स्टार्ट हो गई है, लिहाजा इसको भी हम चूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसने कहा था जो भी एक्टिविटी आप चूज़ करेंगे उस एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट आपकी प्रीवियस एक्टिविटी जो एंड हुई है उसके फिनिश टाइम से क्या हो, या तो इक्वल हो या ग्रेटर हो। तो यहाँ पर देखें A6 भी जो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी जो हमारी एक्टिविटी A4 एंड हुई है उससे पहले शुरू हो गया, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ग्रेटर नहीं है बल्कि लेस है हमारी A4 एक्टिविटी के फिनिश टाइम से। लिहाजा आप देखें नेक्स्ट अगर हम A7 की बात करें तो देखें A7 कब स्टार्ट हो रही है, देखें यहाँ पे A4 एंड हुई और उसके एंड होने के कुछ देर बाद A7 जो है वो स्टार्ट हो रही है। इसका मतलब क्या है फिर कि हम A4 के बाद दोस्तों किसको प्रेफर करेंगे, A7 को, क्योंकि A7 का ये देखें जो स्टार्ट पॉइंट है वो मेरी A4 एक्टिविटी जो एंड हुई है उसके फिनिश टाइम से क्या है, ग्रेटर है। सो हम यहाँ पे अब चूज़ करेंगे A7 को। तो यहाँ पे देखें नेक्स्ट देखें डायग्राम के अंदर उसको कहता है जी ऐड एक्टिविटी नंबर 7 कि पहले हमने एक्टिविटी नंबर 1 चूज़ की, उसको परफॉर्म किया, फिर हमने उसके बाद A4 मतलब एक्टिविटी नंबर 4 को चूज़ किया, उसको परफॉर्म किया, और फिर अब हमने A7 जो एक्टिविटी है उसको चूज़ किया और उसको परफॉर्म किया। लेकिन नेक्स्ट देखें जब A7 यहाँ पे ख़त्म हुई तो नेक्स्ट क्या हम जो एक्टिविटी नंबर जो 8 है क्या उसको स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं, उसको स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर देखें A7 जो एक्टिविटी है उसका स्टार्ट पॉइंट ये है और ये एक्टिविटी 7 का ये एंड पॉइंट है, और जो एक्टिविटी 8 है वो उस एक्टिविटी 7 के एंड होने से पहले देखें स्टार्ट हो गई है, इसलिए हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद है आपको इस डायग्राम की अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम सिर्फ वही एक्टिविटी चूज़ करते हैं जो एक्टिविटी प्रीवियस एंड होने वाली एक्टिविटी के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। तो देखें A1 जब ख़त्म हुई तो उसके बाद कौन स्टार्ट हुआ, A4 स्टार्ट हुआ, और जब A4 ख़त्म हुआ तो उसके बाद स्टार्ट कौन हुआ है, A7 स्टार्ट हुआ है। सो हमने A1 के बाद A4 को चूज़ किया और फिर A4 के बाद हमने A7 को जो है वो चूज़ किया। ये था दोस्तों इसका ड्राई रन या फिर डायग्राम। ये डायग्राम या फिर ड्राई रन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप अच्छे से किया करें, क्योंकि ये पेपर में मोस्टली पूछ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर कि आपने फ़लाँ क्वेश्चन है फ़लाँ टॉपिक है उसका ड्राई रन करके दिखाएँ। सो ये था इसका कंप्लीट ड्राई रन। अब चलते हैं इसके सूडो कोड पे और इसका सूडो कोड समझते हैं। सूडो कोड दोस्तों जैसे आपने अभी भी अगर आपको ड्राई रन की अच्छे से समझ आ गई है ना तो आपको सूडो कोड आपके लिए बड़ा इजी है। अब देखें सूडो कोड फिक्स है। अब इस सूडो कोड को कैसे, ये देखें ये शेड्यूल क्या, शेड्यूल मेरे फंक्शन का नाम है, उसके बाद ए मेरी जो है सेट का एक्टिविटीज़ हैं 1 से लेकर n तक, ए मेरी एक्टिविटी का नाम है, और वो कह रहा है 1 to n मीन कि कहता है हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं 1 से लेकर n तक, जो कि एज ए पैरामीटर जो है वो मिल रही हैं हमारे इस फंक्शन शेड्यूल को।
उसके बाद हमने किया दोस्तों, हमने कहता है सॉर्ट करो एक्टिविटी 1 से लेकर n तक बाय फिनिश टाइम। कहता है जनाब हमारी सारी की सारी एक्टिविटीज़ को सॉर्ट कर दो। सॉर्ट कहता है तरतीब लगाने को, अरेंज करने को। कहता है हमारी तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को क्या कर दो, अरेंज कर दो, सॉर्ट कर दो, उनको तरतीब लगा दो। किसके लिहाज से, उनके फिनिश टाइम के लिहाज से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कहता है ए एरो एक्टिविटी ऑफ 1। फिर कहता है अब क्या करो, अब जनाब जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिविटी ऑफ 1 है ना, मतलब जो पहली एक्टिविटी है, यहाँ पे देखें हमने बाय डिफ़ॉल्ट जब हमने यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट की रन करना, तो बताएं हमने कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले चूज़ की। जारी बता, जो सबसे पहली एक्टिविटी थी A1। तो ये तो बात फिक्स है ना कि जैसे ही आप इनपुट के अंदर आपको डिफरेंट एक्टिविटीज़ मिलेंगी तो उसमें आप कौन सी एक्टिविटी चूज़ करोगे सबसे पहले, जो आपकी पहली एक्टिविटी होगी। तो ये तो कंफर्म बात है ना कि जो आपकी सबसे पहली एक्टिविटी होगी ना, जो भी सबसे पहले वो तो ऑटोमेटिक स्टार्ट होगी ना। हाँ, उसके बाद फिर आप चूज़ करोगे कि उसके बाद जो एक्टिविटी प्रीवियस एक्टिविटी के एंड होने के बाद स्टार्ट होगी, फिर आप उसको प्रेफर करोगे। लेकिन स्टार्टिंग आप कहाँ से करोगे, एक्टिविटी 1 से। तो यहाँ पे देखें वही वो बात कर रहा, कहता है जनाब हम ए जो है वो मेरी जनाब स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब कहता है कौन, मतलब ये ए जो है उस एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है जो एक्टिविटी हम प्रोसेस करने जा रहे हैं। तो यहाँ भी कहता है ए एरो ए एफ 1, मतलब वो कहता है जो हमारी पहली एक्टिविटी है वो दे दो किसको, हमारे ए वाले इस वेरिएबल को। उसके बाद नेक्स्ट कहता है प्री एरो 1। अब वो कहता है जनाब जो प्री एक वेरिएबल है जो डिनोट कर रहा है 1 को, मतलब ये बता रहा है कि इस वक्त जो एक्टिविटी एग्जीक्यूट हो रही है वो कौन सी है, नंबर 1 वाली एक्टिविटी है। उसके बाद फिर वो कहता है फॉर आई इक्वल टू एन। कहता है अब आप क्या करो, अब आप एक लूप चलाओ जिसमें आई जो है वो 2 से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, एन तक। मतलब एन मीन जितनी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं। अब हमने क्या करना है दोस्तों, अब हमने चेक करना है फार्मूला के थ्रू कि जनाब हमने ये जो पहली एक्टिविटी परफॉर्म की है अभी इसके बाद अब हमने कौन सी एक्टिविटी, कौन से नंबर वाली एक्टिविटी जो है वो चूज़ करनी है। तो बड़ा आसान तरीका है, उसका फार्मूला क्या था भला, कहता है जो भी आपके पास करंट आई की वैल्यू है, मतलब जो भी करंट एक्टिविटी आपके पास अब मौजूद है, कहता है उस एक्टिविटी का स्टार्ट पॉइंट चेक करो, उसका स्टार्ट टाइम चेक करो। अगर उसका स्टार्ट टाइम आपकी प्रीवियस एक्टिविटी जो एंड हुई है उसके फिनिश टाइम से क्या हो, या तो बड़ा हो यानी ग्रेटर हो या उसके इक्वल हो, तो फिर कहता है हम क्या करेंगे, उस करंट एक्टिविटी को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फिर उस एक्टिविटी को हम क्या करेंगे जी, स्टार्ट करेंगे। तो यही हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो एक्टिविटी आपने चूज़ करनी है उस एक्टिविटी का जो स्टार्ट टाइम है वो क्या हो, ग्रेटर या इक्वल हो किससे, आपकी प्रीवियस जो एक्टिविटी एंड हुई है उसके फिनिश टाइम से। ठीक है, उसके बाद कहता है नेक्स्ट अब क्या हुआ, जो हमने अभी अगर ये फार्मूला सेटिस्फाई कर जाता है तो जो कहता है ए एफ आई का मतलब क्या है कि जो इस फार्मूले के सेटिस्फाई होने पर जो एक्टिविटी हमने अभी पिक की है, कहता है उसको क्या ले लो, उसको यूनियन ले लो ए के साथ। ए क्या है, ए आपका बेसिकली वो वेरिएबल है जिसके साथ आपने जिसमें आपने प्रीवियस एक्टिविटी इंक्लूड की हुई है। तो जब हम दोस्तों यूनियन लेते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आपके पास जितनी एक्टिविटी आपने परफॉर्म की होती हैं वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, कंबाइन हो जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली वो ये कर रहा है कि हमने जितनी भी एक्टिविटी चूज़ कर रहे हैं 1 बाय 1 वो सारी क्या कर रहा है, वो उनको सबको यूनियन करके ए में रखवा रहा है। ठीक है, और उसके बाद प्री को उसने इक्वल कर दिया आई के। प्री को आई के इक्वल क्यों किया, क्योंकि प्री हमें ये बताता है कि इस वक्त कौन सी आप एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर रहे हो। तो हम कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, आई नंबर वाली। मतलब आई नंबर वाली मीन कि जिस एक्टिविटी के ऊपर जिस आई के नंबर के ऊपर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई की गई है या सेटिस्फाई हुई है, उस आई वाली एक्टिविटी को हम जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो हमने उसका नंबर जो है किसको दे दिया, प्री वेरिएबल को दे दिया, प्रीवियस वेरिएबल, प्रीव का मतलब है प्रीवियस, तो प्रीवियस वेरिएबल को दे दिया। चलें, ये दोस्तों इसका सूडो कोड, उम्मीद है आपको इस सूडो कोड की चीज़ समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसका नेक्स्ट लास्ट पॉइंट क्या जी दोस्तों, यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो ये था आपका ड्राई रन, मतलब डायग्राम जो हमने अभी की। ठीक है, ये वाली इसका कंसेप्ट सारा किया हमने। उसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला कि ये फार्मूला क्या है इसको मैंने समझाया है। उसके बाद ये ड्राई रन इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज़्यादा, और उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए इसका टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। तो कहता है टाइम एनालिसिस, टाइम इज़ डोमिनेटेड by sorted of the activities by finish times, thus the complexity is order of n log n। मतलब वो कह रहा है जनाब ये है जो आपके पास एक्टिविटी सिलेक्शन वाला एल्गोरिदम है, इसको रन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसको रन होने के लिए ऑर्डर ऑफ n log n टाइम जो है वो लगेगा। सो आपने ये जो टाइम है इसको याद कर लेना है, ये आपको MCQs में
पेपर में पूछा जा सकता है किसके लिहाज से, एक्टिविटी सिलेक्शन एल्गोरिदम के लिहाज से, कि बताओ एक्टिविटी सिलेक्शन एल्गोरिदम का फाइनल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। चलें, तो ये दोस्तों इसका मेन कंसेप्ट था, सारा हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कह रहा है करेक्टनेस ऑफ ग्रिडी एक्टिविटी सिलेक्शन, कहता है मतलब वो जो हमने अभी भी टॉपिक पढ़ा है एक्टिविटी सिलेक्शन, कहता है क्या वो ग्रिडी एल्गोरिदम है, मतलब क्या वो हमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। तो इसको करने के लिए यहाँ पे देखें उसने जस्ट एक क्लेम किया, यहाँ पे इसको ज़्यादा डीपली पढ़ना, इसको जस्ट आपने रीडिंग मटेरियल के लिए पढ़ना। यहाँ पे देखें वो क्लेम करा, कहता है लेट्स फर्ज करो हमारे पास एक सेट एस है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं ऑफ एन एक्टिविटीज़, हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ एन एक्टिविटीज़ सॉर्टेड बाय इंक्रीजिंग फिनिश टाइम। और फिर कहता है हमने उसको क्या कर दिया, हमने उनके इंक्रीजिंग फिनिश टाइम जो है उनके लिए हमने उनको सॉर्ट किया हुआ है, डेट आर टू बी शेड्यूल टू यूज़ सम रिसोर्सेज। कहता है जो कि हमारे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जो अब हम उसे शेड्यूल करते हैं, तो कहता है वो हमारे डिफरेंट रिसोर्सेज को जो है वो यूज़ करती है। देन देयर इज़ एन ऑप्टिमल शेड्यूल इन विच एक्टिविटी A1 इज़ शेड्यूल फर्स्ट। कहता है हमने क्या किया, फिर हमने उसमें से अपनी ऑप्टिमल जो एक्टिविटी A1 है सबसे पहले उसको जो है फर्स्ट के ऊपर शेड्यूल किया। अब कहता है इसको हम प्रूव कैसे करेंगे कि ये एक अच्छा टेक्निक है, ये एक अच्छा ग्रिडी टेक्निक है जो कि हमें मैक्सिमम कम से कम मतलब मैक्सिमम जो है वो आउटपुट दे रही है मिनिमम टाइम के अंदर। तो कहता है इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पे कहता है वो लेट ए बी एन ऑप्टिमल शेड्यूल, लेट एक्स बी एन एक्टिविटी इन, मतलब यहाँ पे उसने क्या किया, यहाँ पे बेसिकली उसने क्या किया कि आपके पास ना यहाँ पे एक अपनी तरफ से एक एक्टिविटी एक्स इंक्लूड कर दिया बीच में, और ये प्रूव कर रहा है कि यहाँ पर जब A1 एक्टिविटी फिनिश हो गई तो क्या जो X एक्टिविटी है क्या वो स्टार्ट होगी, नहीं स्टार्ट नहीं होगी। क्यों स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों जो एक्टिविटी X है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपकी एक्टिविटी 1 से क्या है, एक्टिविटी 1 से लेस है। सो उसको हम स्टार्ट नहीं करेंगे, चलें। अगर तो इसका जो X एक्टिविटी है उसने इंक्लूड किया, अगर तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अगर एक्टिविटी 1 से मतलब एक्टिविटी जो 1 है उससे अगर ग्रेटर या उसके इक्वल होगा तो फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ वो बता रहा है, तो ये इसको ज़्यादा डेवलप करने की जरूरत नहीं है, इसको जस्ट आपने ये वही 200 कंसेप्ट है जो हमने प्रीवियस हुफमैन कोडिंग के अंदर प्रूव किया था। तो वहाँ पे कैलकुलेशन थी, लेकिन यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पे जस्ट उसने एक जस्ट आपको जनरल कंसेप्ट दिया है। तो आप इस जनरल कंसेप्ट में सिर्फ कुछ नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये रीडिंग के तौर पर सिर्फ ये क्लेम अगर वो आपको इसको कहता भी है कि प्रूव करके दिखाओ, तो पेपर में सिर्फ आप ये क्लेम लिखोगे थ्योरेटिकली और ये प्रूफ वाली लाइन लिखोगे थ्योरेटिकली, और आप कुछ नहीं करोगे। ठीक है, यहाँ आप मैक्सिमम ये जो है छोटी सी डायग्राम बना सकते हो, ये जो उसने एक डमी सी डायग्राम बनाई हुई है, एक्स को इंक्लूड कर दिया उसने बीच में। ठीक है, ये आप बना सकते हो, और उसके बाद ये आप लास्ट पे जो है ये फार्मूला लिख देना। ये फार्मूला क्या बता रहा है बेसिकली, ये एस क्या है, आपकी सेट का नाम है, मतलब आप एस कॉमा आपकी सेट का नाम है, उसके बाद कहता है इक्वल ए ऑफ आई मीन एक्टिविटी ऑफ आई। आगे ये ई एस का मतलब क्या है दोस्तों, वो कहता है जो आपके पास एक्टिविटी ऑफ आई है, कहता है वो बिलोंग कर रही है। ये जो ई का मतलब होता है ना, ये कहता है बिलोंग्स, इसको मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं बिलोंग्स टू। तो कहता है जो एक्टिविटी आई है ये बिलोंग कर रही है आपके सेट एस से। और उसके बाद कहता है जो नेक्स्ट उसने ये कहा है, कहता है एक्टिविटी ऑफ आई जो कि बिलोंग कर रही है आपके सेट एस से, और जो उसका स्टार्ट पॉइंट है उस एक्टिविटी का, कहता है वो ग्रेटर और इक्वल है प्रीवियस एक्टिविटी के फिनिश पॉइंट से। ये बेसिकली वो बता रहा है। सो ये फार्मूला आपने कर लेना है, और इसके बाद ऊपर जो आपको थ्योरेटिकल 2 मैंने लाइंस पढ़ाई हैं वो कर लेनी है, ये वाली क्लेम वाली और प्रूव वाली। तो ये दोस्तों आपका ये जो टॉपिक है ये क्लेम वाला कि करेक्टनेस ऑफ ग्रिडी एक्टिविटी सिलेक्शन, ये भी इस तरह क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।